हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ना यार मिरर इक्वेशंस पढ़ी थी। उसी का एक्सटेंशन है मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको वैसे तो, बट यहाँ पर लीनियर वर्ड मेंशन नहीं करते क्योंकि जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक पढ़ते हैं टेलीस्कोप वाला, तो वहां पर एक और टाइप की मैग्निफिकेशन बताई जाती है जिसको बोला जाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो जब तक टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का पार्ट स्टार्ट नहीं होता तब तक मैं मैग्निफिकेशन ही लिखूंगा, बट उसका मतलब होगा लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या मतलब होता है इसका? तो जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन की, कि डेफिनेशन बेसिकली इसको बोला जाता है जो इमेज की साइज होती है एंड डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट साइज। small the elementary definition of the linear magnification। ठीक है, डिनोट करते हैं नॉर्मली एम के थ्रू। और दो तरीके की मैग्निफिकेशन होंगी। लीनियर मैग्निफिकेशन भी दो तरीके से होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट को मिरर पर रखने के तरीके हमारे कई सारे। जैसे कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और उसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई मान लें, तो हम अपना ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस, कि अगर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलरली हमने अपना एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया। सो ऑब्जेक्ट और एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर, ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे सामने ये हो सकती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा हो। दैट मीन्स हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा जाएगा एक्सिस के अलोंग। तो पहले वाले केस में जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और उसकी जो इमेज बनेगी, जब उसको लेकर के हम अपना मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे तो इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चल रहा होगा, उस केस में मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू बनेगी उसको हम अपना नाम देंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। दोनों ही केसेस में डेफिनेशन सेम है, साइज ऑफ द इमेज अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन है, यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन है। ट्रांसवर्स मतलब कि when the object orientation is at 90 degree to the axis, and longitudinal magnification मतलब when the object is at 0 degree angle with the axis, मतलब parallel to the axis बनता हो both cases। तो जो हमारा ट्रांसवर्स वाला केस होता है उसमें मैग्निफिकेशन का ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस के साथ एक रिलेशन चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे रखा जाए फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, इसकी डिस्टेंस से u है, एंड सपोज इसकी जो इमेज बनती है वो इस पोल से v डिस्टेंस पे बनती है, तो मैग्निफिकेशन का जो रिजल्ट है फॉर स्फेरिकल मिरर्स वो कहता है कि मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज माइनस टाइम्स इमेज डिस्टेंस v divided by the object distance u। Transverse magnification is the minus times image distance from the pole of a mirror upon the object distance from the pole of mirror, including sign convention। ये डेफिनेशन तो कॉमन रहेगी, इसके बारे में आप ना कंफ्यूज करें, वो तो एक फंडामेंटल डेफिनेशन है। हमने सिर्फ उस डेफिनेशन को रिलेट कर दिया है विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। दैट मींस दिस माइनस v by u कैन आल्सो बी रिटन एज हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज के हिसाब से चले hi by h। पहले हम ट्रांसवर्स के केसेस डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लॉन्गिट्यूडल के बारे में जाएंगे कि लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि इसका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ये जस्ट लाइक हाँ जी सर, ये माइनस वी बाई यू में माइनस का क्या सिग्निफिकेंस होता है? नहीं, माइनस का सिग्निफिकेंस बच्चा नहीं है, वो एक्चुअली जब हम इसके डेरिवेशंस कर रहे होते हैं तो आते हैं। वो अभी मैं इन सबको समझा रहा हूँ। ये हमने एक्चुअली क्या किया, डेरिवेशन तो की नहीं है यहाँ पर। हमने यहाँ पर जो देखो एक्चुअली क्या होता है, चलो इसका भी एक आंसर बताते हैं तो क्या है। देखो क्या होता है यार कि जैसे मान लो हम काइनेमेटिक्स में एंटर करें, इसका थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं।
जैसे हम काइनेमेटिक्स में जाएं सपोज दैट, और हमने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया और उसमें ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या इक्वेशन बनाएंगे? तो बता सकता है, अगर u वेलोसिटी से फेंकते हो ऊपर की तरफ जिसमें ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो किसी t टाइम के बाद ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, वो कैसे निकालने के लिए उसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे काइनेमेटिक्स के हिसाब से? ऐसी तो कौन सी जितना हम माइनस यूटी यूटी प्लस प्लस हाफ ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस सर ये बनाएंगे। यस सर। अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो करें और आप इसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनानी हो, तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ माइनस का साइन यूज करते हैं, यहाँ प्लस का साइन यूज करते हैं? जबकि फंडामेंटली अगर आपको याद करो तो जो सेकंड इक्वेशन, जिसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हो, 3 इक्वेशंस होती है, जिसमें जो सेकंड इक्वेशन है वो कहती है इट इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो इक्वेशन तो एक ही है ना, हम उसी इक्वेशन का यूज यहाँ पर भी कर रहे हैं और उसी इक्वेशन का यूज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो जब हम अपनी इक्वेशंस को प्रॉब्लम्स के अंदर यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम्स के अंदर हम जो ए है उसके आगे कहीं पर माइनस साइन लगा देते हैं और कहीं पर ए के आगे हम अपना पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। कई जगह फिजिक्स में ऐसा कई जगह पे होता है कि जब हम अपने इक्वेशन से डिराइव करते हैं, अपनी इक्वेशंस को जब हम डिराइव कर रहे होते हैं, तो डेरिवेशन करते समय हम कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन मानते हैं। जैसे कि ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में जो डेरिवेशन होती है, उस डेरिवेशन में ये माना जाता है कि ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चलेगा और उसमें एक्सेलरेशन a का होगा। तो क्या इस इक्वेशन को हम वहां पर यूज नहीं कर सकते जहां पर ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन हो रही होगी, या उसके लिए कोई नई इक्वेशन डिराइव करते हैं? तो कर मतलब डेरिवेशन तो आप करते हो कंसीडरिंग कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल में इसको वहां पर भी यूज करते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट रिटार्डेट होता है, और उसमें हम क्या कह देते हैं कि हम यही इक्वेशन रिटार्डेशन के टाइम पर यूज कर लेंगे, सिर्फ हम ए को नेगेटिव पुट कर देंगे वहां पर, मतलब कि साइन एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम ऑप्टिक्स में काम करते हैं। जब हमारे फिजिक्स में कई तरीके की सिचुएशंस आने लगे, तो हमारे लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि हम हर एक सिचुएशन के लिए एक इक्वेशन बनाए, मान लो। तो ऐसे तो न जाने कितनी इक्वेशंस होंगी, जैसे कि हमारे मिरर्स में ऑब्जेक्ट और इमेज बनने के न जाने कितने तरीके। फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा सा क्लास 10th का पार्ट होता है जिसमें ये कहा जाता है कि इधर एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और यहाँ कहीं पर इसका पोल है, यहाँ कहीं पर इसका फोकस है, और इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमको ऐसा बताया जाता है कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड फोकस, तो इसकी इमेज कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, रे डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। तो जितना हमको याद आ रहा है कुछ इस तरीके से बताते हैं कि यहाँ से एक पैरेलल रे लेके जाओ, पॉइंट समझ लेना, आपको बता रहे हैं, यहाँ से एक पैरेलल रे मिरर पे लेके जाते हैं, उसको हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं वाया फोकस, और एक और रे होती है जिसको हम कहते हैं कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी या फिर पोल से जाएगी। तो अगर हम यहाँ से एक रे मिरर की तरफ लेके जाएं, जो एक्सटेंड करने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये रे मिरर के ऊपर नॉर्मली स्ट्राइक हुई, तभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो ये वाली रे जो मिरर पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक होगी, ये वापस भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो अब जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, क्या ये कभी आगे जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे। ऐसे में क्या करते हो, इनको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हो, रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड ले जाकर के किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवा देते हैं और कह देते हैं कि यहाँ कहीं पर एक वर्चुअल मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बन जाती है। ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बनती है, मिरर के बैक साइड बनती है और बड़ी इमेज होती है। ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है हमारे सामने? दूसरी सिचुएशन ऐसे होती है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में रखा हो,
है ना। क्लास 10th में ऐसा बहुत बताया जाता था कि इसमें क्या करना है, तो उसमें हम ये कहते थे कि यहाँ से एक रे जाएगी पैरेलल, रे डायग्राम्स जब बनाने की बात होती थी तो वो हम फोकस से पास करवाते थे, और एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखा देते थे। Yes, या sir. फिर हम कई सारी रेज होती है, या फिर हम एक रे पोल पर भी ले जा सकते हैं कि एक रे पोल पर ले जाइए और जितने एंगल पर वो पोल पर जाएगी उतने एंगल नीचे से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। फिर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाकर के किसी पॉइंट पर कट कर जाते हैं। ये जिस पॉइंट पर कट करते हैं वहां कहीं पर हम कहते हैं कि इमेज बन जाती है, और इसको कहते हैं कि ये मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ये सिचुएशन नंबर 2 है। ऐसे ही तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर के बियॉन्ड रखा जाए। फिर चौथी सिचुएशन ये हो सकती है कि मिरर कॉन्वेक्स हो। मतलब कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप लगाओगे तो कई सारे पॉसिबल परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट और इमेज बनते हैं। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे है और ये मान लीजिए इमेज v डिस्टेंस पे है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पर है और इमेज v डिस्टेंस पे है, तो क्या हम इसके लिए अलग इक्वेशन डिराइव करें, इसके लिए अलग इक्वेशन डिराइव करें, तीसरी सिचुएशन आएगी उसके लिए अलग इक्वेशन डिराइव करें, चौथी सिचुएशन के लिए अलग इक्वेशन डिराइव करें, और 8-10 सिचुएशंस की 8-10 इक्वेशन तैयार कर लें? क्या ये कहीं से भी जस्टिफाइड लग रहा है आपको कि 10 सिचुएशन की 10 इक्वेशन हम याद करके बैठे? तो तरीका है कि नहीं? ये तो कहीं से समझदारी नहीं है। तो इसका ऑल्टरनेट क्या निकाला गया कि क्यों ना हम एक ऐसी इक्वेशन तैयार कर दें जो इस सिचुएशन में भी वर्क करेगी, इस सिचुएशन में भी वर्क करेगी, और जितनी भी सिचुएशन है उन सब में सेम इक्वेशन काम कर जाए। और इसीलिए जब हम डेरिवेशंस करते हैं, क्लास 12th का आप याद करो, ऑप्टिक्स के जितने भी डेरिवेशंस किए जाते हैं उन डेरिवेशंस को इंक्लूडिंग साइन कन्वेंशन डिराइव किए जाते हैं। तो जब हम मिरर इक्वेशन ये पढ़ते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f या 2/r, इसको हम कहते हैं कि ये मिरर इक्वेशन। तो क्या कभी आपसे ऐसा कहा गया है कि ये मिरर इक्वेशन इस वाले सिचुएशन में काम करेगी, इस वाले सिचुएशन में काम नहीं करेगी, या फिर ये मिरर इक्वेशन कॉनकेव मिरर में काम करेगी, कॉन्वेक्स में नहीं करेगी? ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया कभी हमें। हमें तो यही बताया जाता है कि No, ये sir. इक्वेशन जो है वो एक यूनिवर्सल इक्वेशन है जो दोनों कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों मिरर्स के लिए काम करेगी, इन ऑल द कंडीशंस काम करेगी, चाहे u पॉजिटिव हो, चाहे u नेगेटिव हो, चाहे v पॉजिटिव हो, चाहे v नेगेटिव हो, चाहे r पॉजिटिव हो, r नेगेटिव। मतलब कि to handle all the possible situations we make an equation which can work in every conditions only by changing the sign of u, v and r। जो हमने काइनेमेटिक्स में भी किया, हमने ut प्लस हाफ at स्क्वायर को एक बार डिराइव कर लिया एक्सेलरेशन मान करके, फिर हमने कहा कि रिटार्डेशन में भी लगा सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तब भी वही इक्वेशन लगेगी, उसमें u को 0 कर लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं ना कि इन सभी सिचुएशंस को, जैसे यहाँ पर तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बन रही है, यहाँ पर मैग्नीफाइड रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, कहीं पर छोटी इमेज भी बनती है। अगर ये ऑब्जेक्ट सेंटर के बियॉन्ड जाए तो इमेज का साइज छोटा भी आ सकता है। तो इन सबको हैंडल करने के लिए क्या करते हो आप, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला डिराइव करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के। कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन ले लीजिए और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम कोई एक सिचुएशन मान, कोई भी एक सिचुएशन, आप चाहे पोल से फोकस के बीच वाली सिचुएशन मान, चाहे फोकस से सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख के मान लो, चाहे सेंटर के बियॉन्ड रख के मान लो। हम फोकस से सेंटर के बीच वाला केस ले रहे हैं। या हमने कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया ए बी जिसकी हाइट कुछ होगी। अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे। कैसे? पॉइंट ए से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले गए जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई, और एक और रे हम ड्रॉ कर देते हैं जो इसके पोल पर गई और रिफ्लेक्ट होकर के वापस नीचे आई। ये दोनों रेज किसी पॉइंट पर कट हो गए। हमारी डेफिनेशन के हिसाब से जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज कट हुई है वो पॉइंट इमेज है, यानी ये पॉइंट ए की इमेज बनेगी ए डैश, और पॉइंट बी की इमेज निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये पॉइंट बी की इमेज बी डैश बन जाएगी, बी पॉइंट की इमेज बी डैश, ए पॉइंट की इमेज ए डैश, और ये हमारा इमेज हो गया। यहाँ पर ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है।
अगर ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट रे आई थी तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल पर जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी की बात करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल एबीपी में एंगल एबीपी 90 डिग्री है और ए डैश बी डैश पी वाले ट्रायंगल में एंगल ए डैश बी डैश पी ये 90 डिग्री है। उसके अलावा यहां पर एंगल ए पी बी इज सेम एज द एंगल ए डैश पी बी डैश, दोनों ही थीटा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो जब ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर आ गए तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेगी। क्या कहती है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी should be equal to PB dash divided by PB. Now A dash B dash ये लेंथ क्या इंडिकेट करेगी मुझे, A dash B dash जो है अगर देखा जाए तो क्या ये साइज ऑफ इमेज नहीं होगी, yes. A dash B dash, yes. तो इसको अगर हम HI कहें तो A dash B dash is HI, AB ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट HO, PB डैश पोल से B डैश इमेज है तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस यानी ये V, और PB पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम जब ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो उस डेरिवेशन में हमने एक स्पेसिफिक सिचुएशन मानी हुई है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट फोकस से सेंटर के बीच में रखा हुआ है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डेरिवेशन कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड है और जो इंसिडेंट रेज है वो राइट साइड जा रही है, इंसिडेंट रेज राइट साइड। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन राइट साइड इज पॉजिटिव एंड द लेफ्ट साइड शुड बी नेगेटिव। सिंस हमारा ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट टू द पोल, साइन ऑफ u should be negative. Image is also left side of the pole, साइन ऑफ v is negative. साइन कन्वेंशन ये भी कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई डिस्टेंस है तो वो नेगेटिव है। तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है तो HO के आगे पॉजिटिव साइन, इमेज नीचे की तरफ है तो HI के आगे नेगेटिव साइन। अब जब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको चेक करो HI by HO निकालना है, HI by HO फ्रॉम दिस डेरिवेशन इक्वल टू, ये माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएंगे, ये वाला माइनस राइट साइड चला जाएगा, HI by HO बिकम्स माइनस V by U, और यही चीज बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब इस इक्वेशन का डेरिवेशन ये है। यार बात समझ में? यस चलिए, अब डाउट क्या आता है ना, तो क्लास 12th के टाइम पर भी ये डाउट आता था कि यार जब डेरिवेशन करते वक्त हमने साइन कन्वेंशन लगा लिखा है तो हम न्यूमेरिकल करने में फिर से साइन कन्वेंशन क्यों लगाते हैं? है ना, ये डाउट काफी आया था, हम लोग को भी रहता था कि यार जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं और डेरिवेशन में ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन का यूज किया था, तो जब हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम फिर से यहाँ पर साइन कन्वेंशन पुट करते हैं? वो इसलिए करते हो आप, वो इसलिए करते हो क्योंकि अगर हम डेरिवेशन करते वक्त साइन कन्वेंशन ना लगाए, अगर हमने डेरिवेशन करते वक्त साइन कन्वेंशन मान लो नहीं यूज किया तो हमारा क्या रिजल्ट बनता? आप खुद सोचो, अगर हम डेरिवेशन करते समय साइन कन्वेंशन ना लगाए तो हमारा रिजल्ट कुछ और बन जाता, यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं आता होता। तो उस केस में क्या होता, अलग अलग सिचुएशंस के लिए आपको अलग अलग इक्वेशंस मिलती, इस सिचुएशन के लिए अलग रिजल्ट आता, दूसरे सिचुएशन के लिए अलग रिजल्ट आता। लेकिन जब आप अपने डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन लगा देते हो तो सिचुएशन कोई भी हो सबके लिए कॉमन इक्वेशन आ जाती है। इसका एक और एग्जांपल दिखाते हैं। अब लेकिन पता नहीं ये आप लोगों को कितना याद है। पहले इसको हटा दें यार। यस सर।
Yes, sir. तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया ना कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला ये है वो उसका प्रॉपर डेरिवेशन यहाँ से आता है। इसको तो रहने देते हैं, इसकी हमें जरूरत है। इसको समझने के लिए ऑप्टिक्स से थोड़ा सा बाहर निकलो। चलिए ऑप्टिक्स से बाहर निकल करके हम वापस आपको समझाने के लिए काइनेमेटिक्स का एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये आसान है। u और a सेम डायरेक्शन, तो हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम u प्लस at लगाएंगे। u इस तरफ है और a इस तरफ है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम u माइनस at लगाएंगे। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो और उसमें कुछ एक्सेलरेशन हो, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे a इंटू टी। तो ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या था, हम ये 3 इक्वेशंस याद कर ले, साथ में ये भी याद कर ले कि ये इक्वेशन इस सिचुएशन के लिए, ये इक्वेशन इस सिचुएशन के लिए, ये इक्वेशन इस सिचुएशन के लिए। तो हमारे पास अच्छा खासा लिस्ट ऑफ इक्वेशंस हो गई। अब उसको हम याद करके बैठेंगे और जब क्वेश्चंस आएंगे तो पहले हम ये सोचेंगे कि ये वाली सिचुएशन है, अच्छा इसके अंदर ये वाली इक्वेशन लगेगी। फिर हमने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली सिचुएशन है, तो हमने ये वाली इक्वेशन लगाई। कंफ्यूजिंग नहीं है? Yes. थोड़ा सा Yes. कंफ्यूजिंग नहीं है कि यार इतना कौन झंझट पालेगा? तो हमें फिजिसिस्ट लोगों ने क्या कहा कि आपको मल्टीपल इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही इक्वेशन याद कर लो और सिचुएशन बदलने पर इसमें आप साइन चेंज करते रहे, तो आपकी सेम इक्वेशन सब सिचुएशंस में काम करेगी। जैसे कि, और ये फिजिक्स के कई जगहों पे होता है, जैसे कि मान लो थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक होता है, थोड़ा बहुत याद होगा तुम लोगों को। थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक में ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई एक गैस है और उसको हम लोगों ने मान लो डेल्टा क्यू अमाउंट की हीट सप्लाई की और वर्क डन बाय गैस डेल्टा डब्ल्यू है, वर्क डन बाय गैस। तो यहाँ पर एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशंस होती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आती है वो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। कुछ याद है इसका हल्का फुल्का थोड़ा बहुत भी? Yes. थोड़ा बहुत Yes. नहीं याद है? Yes, sir. सर याद है। Yes, sir. याद है थोड़ा। ठीक। तो अब एक बात बताइए, ये तो इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गई, लेकिन इस यहाँ पर सिचुएशन क्या है? हमने गैस को हीट दिया है और गैस ने काम किया है। तो सिचुएशन ये भी तो हो सकती थी कि हमने गैस को हीट नहीं दिया, गैस ने हमको हीट दी। सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि वर्क गैस ने नहीं किया है, गैस के ऊपर हुआ है। Yes, sir. तो इसके अंदर भी अगर आप कभी ध्यान दो और पुरानी बातें याद करो तो आपको यहाँ पर भी कहा जाता था कि साइन कन्वेंशन लगाना। जब हीट गैस को दी जाएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन रखेंगे, जब हीट गैस से निकलेगी तो यहाँ पर नेगेटिव साइन रखेंगे। जब वर्क बाय गैस होगा तो पॉजिटिव करेंगे, वर्क ऑन गैस होगा तो नेगेटिव कर देंगे। ऐसा थोड़ी होता कि सिचुएशन के साथ हम 5-5 इक्वेशन तैयार करें। और एग्जांपल में डॉपलर इफेक्ट जैसा एक टॉपिक होता है जिसमें कहा रहता है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है रियल फ्रीक्वेंसी इनटू साउंड की स्पीड माइनस ऑब्जर्वर की स्पीड अपॉन साउंड की स्पीड माइनस सोर्स की स्पीड। ऐसा कुछ करके डॉपलर इफेक्ट में होता था। Yes, sir. अब इसके अंदर भी सिचुएशन कई हो सकती है। सोर्स और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं, सोर्स ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं, सोर्स लेफ्ट जा सकता है, ऑब्जर्वर राइट से जा सकता है, न जाने कितनी सिचुएशंस होती है। तो क्या हम डॉपलर इफेक्ट में यहाँ अलग इक्वेशन, यहाँ अलग इक्वेशन, यहाँ अलग इक्वेशन? नहीं, आपको सिर्फ ये इक्वेशन बताई जाती है और ये कहा जाता है कि सिचुएशन के हिसाब से वीओ और वीएस का साइन एडजस्ट करते रहना। मतलब पॉइंट क्या है मेरा ना कि फिजिक्स में ऑप्टिक्स ही नहीं, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस में, मैकेनिक्स के ब्रांच में, थर्मोडायनेमिक्स के ब्रांच में, वेव की ब्रांच में, इवन इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को ये पता है कि अगर दो चार्जेस सिमिलर है प्लस प्लस तो हमको पता है कि ये रिपल्सन करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्शन करेंगे। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है। तो क्या हम इसके लिए अलग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और इसके लिए अलग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ तो एक ही बताया जाता है आपको।
No, sir. ये अल्टीमेटली पर्पस ये होता है कि हम क्या होता है फिजिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए जब कई सारी पॉसिबल सिचुएशंस आ रही होती हैं तो हम क्या करते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन कर ली और उस डेरिवेशन से जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल साइन को चेंज करते रहेंगे तो हमारी सेम इक्वेशन हर एक सिचुएशन में काम कर रहेगी। इस वजह से डेरिवेशन करते समय भी साइन कन्वेंशन लिया जाता है और न्यूमेरिकल करते समय भी साइन कन्वेंशन यूज करा जाता है। अब बढ़े आगे अगर क्लियर हो गया हो तो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. है ना? ये अलग पॉइंट है। चलिए अब आते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। तो पहले कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन बताएंगे। उससे पहले जो हमारी मिरर इक्वेशन है वो कहती है 1/v n प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f या फिर 2/r पैरा एक्सेलरेटर के टाइम पर। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दें, v से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाए तो v/v प्लस v/u, सॉरी u से मल्टीप्लाई कर दे, u से u/v प्लस u/u एंड इक्वल्स टू u/f। तो u/v इस रिलेशन के हिसाब से चलो m इक्वल्स टू माइनस v/u एंड देयरफॉर u/v इज माइनस ऑफ 1/u। u/u इज 1 एंड दिस इज u/f। इस माइनस 1/m को उधर ले जाएंगे, u माइनस f को इधर लाएंगे और थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे इसको, तो m की जो वैल्यू बनेगी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो m की एक और वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू taking 1/m on the right side and u/f on the left side, वो आएगी f अपॉन, Sir, it is not visible. ओ सॉरी अभी Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो आप पहले क्रॉस चेक करो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, f अपॉन u माइनस f बन रहा नहीं बन रहा है, इसको एडजस्ट करने के बाद। वैल्यू ऑफ m Yes, sir. F minus u are रहे now. F minus u. F minus u. हाँ ठीक है, f अपॉन f माइनस u। चल अब क्वेश्चन बताते हैं कैसे होते हैं। एज एग्जांपल, बहुत एलिमेंट्री एग्जांपल है। हमारे पास कॉन्केव मिरर हो गया जिसका रेडियस हमें 40 सेंटीमीटर का दे रखा है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लीजिए 2 मिलीमीटर की हाइट का, एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस का 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है। आपको बताना है कि जो इमेज है वो कहां पर होगी, इमेज की लोकेशन क्या है, इमेज का साइज क्या है और इमेज का नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ये सब बताना है। तो लोकेशन ऑफ इमेज बताने के लिए हम मिरर वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। वो कैसे आएगी, देखिए लोकेशन ऑफ इमेज जब भी निकालना हो तो उसके लिए मिरर इक्वेशन कहती है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r। इसके अंदर हमें वैल्यूज एंटर करनी है। 1/v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन लगेगा। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आएगी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा जा रहा है रेंज तरफ जाएगी, माइनस 2/r 40 सेंटीमीटर का रेडियस, साइन ऑफ द रेडियस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट -40। थोड़ा सॉल्व करते हैं कि v की क्या वैल्यू बनेगी इससे। हाँ मेरे हिसाब से v बराबर 20 आएगा, +20 प्लस साइन से क्या इंडिकेशन मिल रहा है, v के पॉजिटिव साइन से क्या इंडिकेशन आ रहा है, Opposite to mirror. अपोजिट, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब +20 आने का मतलब पोल के राइट साइड पर 20 सेंटीमीटर दूर जाकर के इमेज बनेगी। समझ पाए इसमें? Yes, sir. यस सर। हाँ,
यानी ये तो क्लियर हो गया कि जो इमेज है वो मिरर के बिहाइंड मिरर है 20 सेंटीमीटर पर, यहाँ इमेज बनेगी। अब क्वेश्चन ये है कि वो इमेज ऊपर की तरफ बनेगी या वो इमेज नीचे की तरफ बनेगी, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज होगी या फिर जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड पर इमेज होगी। नेचर, तो नेचर ऑफ इमेज के लिए आप मैग्निफिकेशन सिखाते, नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या है, m, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी माइनस v by u। अब सीधा सा रूल समझो, बस अपना दिमाग लगाना ही नहीं है यार, सब कुछ क्लियर है। हाइट ऑफ इमेज मेरे को फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 मिलीमीटर। ये साइन कन्वेंशन कैसा होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मिलीमीटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है, प्लस है। अब समझो कि जब हम ये इक्वेशन किसी न्यूमेरिकल के अंदर यूज करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ साइन कन्वेंशन में डालना है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी साइन के साथ होगी, माइनस जो कि फॉर्मूले में ही है, माइनस फॉर्मूले में है, v की जो कैलकुलेशन हुई है वो भी +20 आई है, और u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन -10। अब आप देखो कि एच आई कितना आएगा इसके हिसाब से, 4 मिलीमीटर साइन क्या आएगा उसका, प्लस एच आई +4 मिलीमीटर +4। तो पॉजिटिव साइन इन द हाइट मतलब कहाँ पर इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नेगेटिव नीचे, सर ऊपर। एच आई पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि पॉजिटिव हाइट तो ऊपर की तरफ होती है, इसका मतलब कि 4 मिलीमीटर इमेज का साइज है, पॉजिटिव होने की वजह से वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और 20 सेंटीमीटर पीछे है, यानी कुछ ऐसी इमेज बनेगी। तो ये इन्वर्टेड इमेज बोली जाएगी कि इरेक्ट इमेज बोली जाएगी, इरेक्ट इमेज। तो नेचर में इरेक्ट इमेज आ गई, मैग्नीफाइड है क्योंकि 2 से 2 था, ये 4 है, बड़ी इमेज बन गई। बट रियल है कि वर्चुअल है, याद करिए, मिरर के पीछे अगर कोई चीज है वर्चुअल वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे वाकई में कुछ नहीं होता, मिरर के पीछे सिर्फ इमेज होती है, किसी को बेच के देखोगे मिरर के पीछे तो कुछ दिखता थोड़ी है, तो ये वर्चुअल है, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज 20 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर, 4 मिलीमीटर साइज ऑफ द इमेज। तो कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि जो आप ज्यादा स्ट्रेस लेना इसके अंदर, सिर्फ सीधा जो साइन कन्वेंशन है उनको फॉलो करते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारी इमेज कैसी बनती है। एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की बजाय सेम ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ 10 सेंटीमीटर नाउ, सपोज वो 30 सेंटीमीटर पे होगा, ऑब्जेक्ट इज नाउ एट 30 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर, तो लोकेशन ऑफ इमेज में जो हमारा u पहले 10 आ रहा था वो 10 की जगह 30 हो जाएगा, तो इससे जो v आएगा -60 आएगा। अब v के नेगेटिव आने का मतलब इमेज कहाँ दिखाओगे आप, कहते हैं हमें अपना ब्रेन नहीं लगाना है यार, जो आ रहा है साइन बस उस साइन को फॉलो करना है, माइनस आ रहा है तो कहाँ दिखाओगे इमेज, मिरर के कौन से साइड पर, राइट दिखाए या लेफ्ट दिखाए, लेफ्ट। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इमेज 60 सेंटीमीटर लेफ्ट है। अब हमको ये क्लियर करना है कि ऊपर बननी है कि नीचे बननी है, तो वो हम इसमें आएंगे एच आई वाले से। तो यहाँ तक तो ठीक रहेगा, बस v -60 आ रहा है, तो ऊपर +20 की जगह -60 होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 रखेंगे। तो अगर हम इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो जो एच आई आएगा वो माइनस में जाएगा, -4। अब नेगेटिव हाइट आ गई, नेगेटिव हाइट प्रिंसिपल एक्सिस की कौन से साइड होनी चाहिए, नीचे, यानी कि नीचे की तरफ 4 मिलीमीटर की इमेज बनेगी। तो अब ये इन्वर्टेड इमेज हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है, तो हम कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। और क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के एक ही तरफ आ रहे हैं, तो रियल है, तो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आ रहा समझ में, ये नहीं हुई? यस सर। ठीक है, सीधा सा रूल ध्यान रखना, अगर एच आई पॉजिटिव है
तो ऊपर, HI नेगेटिव है तो नीचे। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब -v/u, अगर ये टर्म पॉजिटिव है, मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इरेक्ट इमेज बनेगी। भाई m पॉजिटिव कब आएगा? m पॉजिटिव तब आएगा जब HI और HO दोनों का सिमिलर साइन, या तो दोनों प्लस प्लस हो या फिर दोनों माइनस माइनस हो। Yes, sir. और दोनों के सिमिलर साइन का क्या मतलब है? HI का साइन और HO का साइन सिमिलर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड पर है या प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड पर? सेम साइड पर। Same side. भाई अगर HO पॉजिटिव है और HI भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होने का मतलब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये किस टाइप का इमेज बनेगा अगर दोनों एक ही साइड है तो? दोनों सेम साइड, इरेक्ट हो गया। तो अगर HI और HO दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, जिसका मतलब m पॉजिटिव है, तो जहां जहां पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएंगी, बाय द फॉर्मूला -v/u, आप कह देना कि ये इरेक्ट इमेज बन गई। और अगर m नेगेटिव है तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड इमेज। और एक और बात सुनिए, क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो m पॉजिटिव आएगा तो वो वर्चुअल इमेज होगी? यस सर। देखिए, m पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कब आएगा? जब u और v के साइन अपोजिट हो, क्योंकि यहाँ एक माइनस पहले से। पॉजिटिव m लाने के लिए अगर u नेगेटिव है तो फिर v पॉजिटिव आए, और अगर u पॉजिटिव है तो फिर v नेगेटिव आए। दोनों के अपोजिट साइन आने का क्या मतलब है कि दोनों मिरर के सेम साइड पर हैं या फिर अपोजिट साइड्स पर है? अपोजिट साइड पर। और मिरर के अपोजिट साइड्स के ऑब्जेक्ट और इमेज किस टाइप की इमेज होती है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। इसको समझ लो, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, रियल में वर्चुअल में क्या होता है। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आने का मतलब क्या है और नेगेटिव मैग्निफिकेशन आने का क्या मतलब है? तो एक तो मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आने का मतलब इरेक्ट, और एक और मतलब है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन तब आएगी जब ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर्स के अपोजिट साइड पर हो। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट है तो फिर इमेज राइट है, और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के राइट है तो फिर इमेज लेफ्ट है। मिरर के अपोजिट साइड्स पर होंगे तभी हमारा पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब इन्वर्टेड इमेज, और नेगेटिव मैग्निफिकेशन का दूसरा मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के सेम साइड पर, वो रियल इमेज हो जाएगी। यस क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। तो मैग्निफिकेशन का साइन इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज मैग्निफिकेशन के साइन से हमको नेचर ऑफ इमेज डायरेक्ट मालूम चल जाता है। अब जैसे कि मान लो एग्जांपल 3, सपोज एक कॉन्केव मिरर है, रेडियस उसकी अगेन 40 सेंटीमीटर ही मानते हैं, एंड ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर है, 4 मिलीमीटर का। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसकी इमेज रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी कि डिमिनिश्ड बनेगी, इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी। तो हमको अगर सिर्फ यही पता लगाना है कि इमेज कैसी बनेगी, हमें ये पता नहीं लगाना कि इमेज कहाँ बनेगी, हमें सिर्फ ये पता लगाना है इमेज कैसी बनेगी। तो उसके लिए हम सिर्फ मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें, मैग्निफिकेशन, और वो भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फोकल लेंथ इसकी? अगर रेडियस 40 है तो फोकल लेंथ की वैल्यू 20। लेकिन वो पॉजिटिव 20 की नेगेटिव 20? -20. बस इसकी हैबिट बनाना कि जब भी कोई इक्वेशन यूज करोगे तो साइन कन्वेंशन लगाना ही है उसको। -20 अगेन एंड माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 which is again -60। अब बताओ मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? -20 और नीचे मेरे ख्याल से -1
अब सब कुछ क्लियर है। मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन आया हुआ है, इरेक्ट इमेज की इन्वर्टेड इमेज, नेगेटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन, Inverted. Inverted. रियल भी हो गया, Yes, sir. Yes, sir. इन्वर्टेड रियल, और मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम आ रही है, न्यूमेरिकल इट इज लेस देन 1, तो ये इनलार्ज इमेज हुई, मतलब मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनेगी, छोटी सी इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। तो इन्वर्टेड रियल डिमिनिश्ड, ये नेचर आ गया सर। इवन इमेज का साइज भी आ गया, क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन 1/2 है और ऑब्जेक्ट आपका 4 मिलीमीटर का है, तो इसका मतलब इमेज कितने साइज की बन रही है? 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर की रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब अगर पूछा जाए कहाँ बनेगी, तो उसके लिए फिर मिरर वाली इक्वेशन लगा के देखेंगे, 1/v वाली। ठीक है, बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम क्या आती है वो समझाया करें। प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो प्रॉब्लम हम लोग की नजर में है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक लैंग्वेज लिखूंगा, क्योंकि देखो जेई के पेपरों में एक और चैलेंज होता है, मतलब जैसे हमारी आपकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग ये कहते हैं कि घर पे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और पेपर के टाइम पर हमारे क्वेश्चन नहीं हो जाते, या फिर हमें क्लास में सब समझ में आ जाता है लेकिन हमें वैसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है, सबसे बड़ा रीजन ये है, जिसको आप लोगों ने कभी ध्यान दिया ही नहीं है। क्लासरूम के अंदर जैसे हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं, तो हम लोग प्रॉब्लम की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके सामने एक्सप्लेन करते थे, तो क्वेश्चन आपके माइंड में जल्दी समझ आ जाता है। जब तुम लोग खुद अपने आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, तो जो क्वेश्चन को रीड करते वक्त इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी पड़ती है, वो रीडिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं होती। मतलब हम क्वेश्चन को रीड करते समय कुछ कुछ वर्ड मिस कर जाते हैं, या जो वर्ड पढ़ते हैं उनके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज बिल्डिंग। लैंग्वेज बिल्डिंग जितनी अच्छी करोगे, अपने कॉम्प्रिहेंसिव स्किल जितनी इंप्रूव करोगे, प्रॉब्लम्स होने लगती है। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ रहा है, अगर वाकई में ये समझ आ रहा है, तो इसका मतलब आप पागल तो नहीं। तो पागल होते तो समझ नहीं आ रहा होता। समझ आ रहा है, इसका मतलब बुद्धि है, आपके पास ब्रेन है। तो अब अपना काम करो, प्रॉब्लम की लैंग्वेज को क्रैक कर रही, उसके लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैं बोल लूंगा कुछ नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। चल, आपको खुद क्वेश्चन पढ़ना है, खुद समझना है और खुद सॉल्व करना है। करो। Sir, 144 centimeter. ठीक, तुमको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, रूट लेवल प्रॉब्लम क्या होती है कि क्यों नहीं सिलेक्शन हो पाते हमारे। सब कुछ जानते हुए भी क्यों नहीं हो पाता, और ऐसा क्या है उन स्टूडेंट्स में जो सेलेक्ट हो जाते हैं, क्या वो हमसे ज्यादा जानते हैं? भाई उनको भी यही फॉर्मूला पता है, आपको भी यही फॉर्मूला पता है।
तो क्या डिफरेंस हो जाता है आपके में और जो सेलेक्ट हो जाती है? सिर्फ यही डिफरेंस है, वो लैंग्वेज को पढ़ने के साथ साथ लैंग्वेज को कंसर्न इक्वेशन के साथ रिलेट कर देते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है और कौन कौन सी वैल्यू नहीं दी गई, इनको रिलेट करते जाते हैं। जैसे इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, लाइक आप समझते हैं जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एक तो इंफॉर्मेशन आर की है, डायरेक्टली है, तो इससे क्या हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? यस सर 18 सेंटीमीटर। 18। लेकिन अब एक बात समझो, यहीं पर अंडरस्टैंडिंग है, फोकल लेंथ आप 18 कह रहे हैं, प्लस 18 कहेंगे कि माइनस 18 कहेंगे? माइनस ये वर्ड हमने ये माइनस वर्ड मिस, हाँ ये वर्ड शायद मिस कर गए, इसकी इंपॉर्टेंस समझी नहीं हमने। कॉनकेव क्यों दिया मुझे? कॉनकेव इसलिए दिया है ताकि आप ये पता लगा पाओ कि फोकल लेंथ माइनस है। तो अगर ये साइन मिस कर गए तो आंसर गलत ही आना। चलिए, ये 1/9 किस चीज की वैल्यू है? एम की। एम एम की। हाँ, बस ऐसे अगर अपने आप को प्रिपेयर करोगे तो जब बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाओगे कि भाई ये किस चीज की वैल्यू है। तो 1/9 इज द मैग्निफिकेशन। अब एक और पॉइंट, ये प्लस है कि माइनस है? ऑप्टिक्स का चैलेंज माइनस। प्लस है। वो माइनस कैसे मालूम चल रहा, कैसे मालूम चल रहा कि रियल रियल इमेज। रियल इमेज। रियल ये होता है। अगर आप वर्ड्स पर फोकस करेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आएगा यार यहाँ पे तो एक इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब m माइनस 1/9 और निकालना क्या है मेरे को? यू। यू u। तो ये भी समझ आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, m बराबर f अपॉन f माइनस यू। अब बताओ क्या आंसर आएगा यार? मुझे m की वैल्यू पता है, मुझे f की वैल्यू पता है और u की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करके सर माइनस 180। तो अब अगर हमारा कैलकुलेशन, अब हमारी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो हमारे लिए u की वैल्यू आएगी माइनस में 180 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब? ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो फिर हमारा आंसर हो गया कि ऑब्जेक्ट 180 सेंटीमीटर पे होगा तब ऐसा होगा। ऑप्टिक्स में फिर बोल रहा हूँ उतना चैलेंज नहीं है, चैलेंज सिर्फ और सिर्फ है लैंग्वेज को क्रैक करना, लैंग्वेज को समझते जाओ, क्योंकि हर एक वर्ड की वजह से प्लस माइनस के साइन डिफाइन हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन सिंपल वे में देते हैं। सर मैग्निफिकेशन माइनस 1। वो रियल इमेज बोला था ना, सर अगर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो साइन चेंज हो सकता है। नहीं तो उसमें क्या लिखा था कि फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअली इसकी प्रॉपर लैंग्वेज ये थी कि वेयर शुड बी प्लेस द ऑब्जेक्ट। मैंने कल भी कहा था कि इफ वी आर प्लेसिंग सम ऑब्जेक्ट, तो कैसा ऑब्जेक्ट रहा होगा? रियल ऑब्जेक्ट। ये देखो, मैं एक्चुअली क्वेश्चन जो है लिखूंगा फिर से। और लैंग्वेज बिल्डिंग को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मतलब इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? तो बेस्ट मेथड होता है आप बुक्स फॉलो करें। जो बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं, किताब के क्वेश्चन, वो लगाने से ही ये चीज इंप्रूव होगी। हम लोग क्या कर लेते हैं यार, कोई प्रॉब्लम फंसा तो हम इमीडिएट वीडियो पे चले जाते हैं, वीडियो में प्रॉब्लम। किसी भी टॉपिक का अगर आप वीडियो देखो, उससे बेटर होगा कि आप उस टॉपिक की कोई बुक पढ़ लें। क्योंकि वीडियो में किसी और की वॉइस है, किसी और की अंडरस्टैंडिंग है, किसी और का ब्रेन काम कर रहा है। तुम्हारा ब्रेन काम कर ही नहीं रहा, तुम खाली सुन रहे हो उसकी। कभी भी नोटिस करना, वीडियो से लर्न की गई चीज लंबे समय तक याद रहेगी। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखो।
आप लोगों ने कभी किसी की मोटिवेशनल वीडियोस देखी है यूट्यूब पर या किसी और चैनल पे प्लेटफॉर्म पे? कभी कभी देखते हो, कभी देखते हो मोटिवेशनल वीडियोस किसी के Yes. स्टूडेंट के Yes, या sir. किसी, हाँ, जैसे किसी के ऑल इंडिया रैंक बना के उसका वीडियो देख लिया या किसी मोटिवेशनल स्पीकर से देख लिया, उस समय बिल्कुल चार्ज तक नहीं हो जाते, कितना अच्छा फील होता है उस टाइम पर। Yes. और 2 दिन बाद उसमें से कितनी बातें याद रहती है बता दो जरा आप? मुझे बहुत कम याद होती है। फिर पता चला कि फिर हमको एक वीडियो देखनी पड़ी। हम प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे, हम गलत ट्रैक पे चलते चले जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे चलते चले जा रहे हैं और इतना आगे निकल रहे हैं कि आप वापस ही नहीं हो पाएंगे। और जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं ना या वीडियोस बनाते हैं, वो खुद किताब पढ़ते हैं, अपने वीडियोस में बताते हैं कि ये इस किताब में लिखा है। तो जिस किताब को पढ़ करके वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं या आपको मोटिवेट कर रहे हैं, हम तो ना वही किताब ही पढ़ लेते हैं, हम भी हो जाएंगे। बट ये बोरिंग है, बहुत बोरिंग काम है। बुक्स पढ़ना मतलब बहुत बोरिंग काम है। जिसने पढ़ लिया गारंटेड लिखवा लो, उसका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा ले, इस कोचिंग का भी पैकेज लगा ले, उस कोचिंग का भी पैकेज लगा ले, ये भी लगा ले, ये किताब भी लगा ले, वो किताब भी लगा ले, मतलब भागम भाग में लगे हो जबरदस्ती अपनी ही लाइफ खराब कर रहे हैं। होना उससे कुछ नहीं है। आपको यही क्रैक करना है, एक सिंगल बुक सफिशिएंट है। HCV लगा लीजिए, मोर देन इनफ। पर जब कहा जाता है कि HCV लगा लीजिए तो उसका फिर अपना तरीका अलग है। HCV लगा लीजिए का मतलब क्या होता है कि फिर हमें उसके सॉल्व एग्जाम्पल भी लगाने हैं, हमें उसके ऑब्जेक्टिव 1 भी लगाने हैं, हमें उसके ऑब्जेक्टिव 2 भी लगाने हैं, हमें उसकी बैक एक्सरसाइज भी लगानी है और चैप्टर के बीच में जो उनके इलस्ट्रेशन है वो भी लगाने हैं। तब तो मतलब है उसका। आप HCV भी लगाओगे तो सेलेक्टिव लगाओगे, आधे लगाए आधे छोड़ दिए। और बार बार स्ट्रेटजी बदलते हो। पहला टेस्ट खराब हो जाएगा तो स्ट्रेटजी बदल देंगे, कोई और किताब उठा लेंगे। कुछ ना करना है, ये सब साल बर्बाद करोगे अपना, कोई फायदा नहीं होगा। एंड ऑफ ईयर नोटिस कर लो, आज कहीं लिख लो आप, जहां आज हो वहीं रहोगे। कोचिंग्स की जो असाइनमेंट होती है मैं बता दें, कोचिंग्स की असाइनमेंट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है। कभी कभी तुम्हें उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उस उनकी लैंग्वेज सिंपल होती है, वो उतना हेल्प करेंगे ही नहीं आपको। वो क्या होता है, वो आप कर सकते हो। कोचिंग की जो असाइनमेंट्स हैं उनको जब चैप्टर खत्म हो गया, हमने HCV लगा दी, पूरा कंप्लीट कर दिया, तो जो हमारे कोचिंग की पैकेजेस उनमें जो एक्सरसाइजेस है उनको हमने एज स्पीड बूस्टर यूज कर लिया कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया, हमने अपनी HCV सॉल्व कर दी। फिर हमने एक दिन पैकेज उठाया और उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको लेकर के बैठे। मान लीजिए 50 क्वेश्चन है तो हमने उसी हिसाब से एवरेज 3 मिनट का लेकर के और 50 क्वेश्चन के हिसाब से हमने 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे के आसपास एक बार में बैठेंगे और एक बार में सारे क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे, मतलब एज अ टेस्ट प्रैक्टिस, स्पीड बढ़ाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। कोचिंग का पैकेज नहीं होगा, मैं बता दूं आपको। अगर आप ये सोचोगे कि हम कोचिंग की एक्सरसाइज लगा लेंगे और मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, कभी नहीं होगा। किसी भी कोचिंग का पैकेज लगा लो, नहीं होगा। स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। कोचिंग का पैकेज होता है आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है जो एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि वो पैकेजेस लास्ट ईयर के मतलब जो लास्ट 40-50 ईयर्स का पेपर हो चुका है उनके क्वेश्चन को स्टडी किया जाता है।
और मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन असाइनमेंट में डाल दिए जाते हैं ताकि आपको एक्सपोजर हो जाए कि हमारा पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो नॉलेज बिल्डिंग के लिए नहीं है। नॉलेज बिल्डिंग आप किसी भी सब्जेक्ट में जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी जाओगे तो वो कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बुक होती है, वो लगा हुआ। आपके फिजिक्स में एचसीजी बहुत अच्छी किताब है, और अगर इससे थोड़ा सा और ऊपर मूव करना चाह रहे हो तो हमने शायद फर्स्ट क्लास में भी तुम लोगों से कहा था कि रेसनिक हॉलिडे यूज करो, जो बेस्ट बुक है इसकी। रेसनिक हॉलिडे इज द बेस्ट बुक फॉर जेई मेंस एडवांस दोनों के लिए। थ्योरी पार्ट कंसेप्ट लर्न करना है, थ्योरी लर्न करनी है तो रेसनिक हॉलिडे, प्रॉब्लम्स करनी है एचसीबी, और बाद में पैकेज। ठीक है बच्चा, इतना ध्यान रखना आगे शेयर। यस फेथ रखो अपने ऊपर, फेथ कि हम स्ट्रेटेजी सही रखेंगे तो हमारा भी सिलेक्शन होगा। फेथ रखिए पहले इसको, खुद के ऊपर भी और टीचर्स के ऊपर भी, दोनों जगह पर। चलो जी, अच्छा आप ये बताओ, ये लैंग्वेज पढ़ ली हमने सामने, आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है? यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास? एम एम लेकिन जब ऑप्टिक्स में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू इंफॉर्मेशन जब निकालोगे आप, तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा प्लस की माइनस, क्योंकि ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है साइन कन्वेंशन। तो इस लैंग्वेज से कहीं आपको समझ आ रहा है कि ये +5 है कि -5 है? -5। हाँ, अब यही प्रॉब्लम आई ना आपको, तो अब यही कोई दूसरा टीचर हो वो समझा दे आपको, तो आपको भी अच्छा लगेगा, अरे वाह हमें समझ आ गया, तो बहुत आसान था। मेरे लिए आसान है, आपके लिए नहीं। कैसे मालूम चलेगा कि ये प्लस है कि माइनस है? तो आप याद रखिए, इस लाइन को भी तो समझो, ये लाइन फालतू तो लिखी नहीं। डिजायर टू कास्ट द इमेज ऑन अ वॉल, अगर हम किसी वॉल पर इमेज बना रहे हैं, यानी कि एक स्क्रीन के ऊपर इमेज बना रहे हैं, ये कैसी इमेज होगी? रियल इमेज रियल होती है। वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे तो बनती नहीं है। जो इमेज स्क्रीन के ऊपर बनती है वो हमको पता होना चाहिए कि स्क्रीन पर बनने वाली इमेज रियल होती है, इसका मतलब ये रियल इमेज है। और अगर ये रियल इमेज है तो फिर एम का साइन कैसा होना चाहिए? 5 या फिर -5? माइनस। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट नॉलेज। चलिए उसके बाद ये 12 फीट किस के डिस्टेंस? b plus u इमेज नहीं, b plus u इमेज वॉल ये है। गड़बड़ ना करो बच्चा, बता रहा हूं आप यहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करो। 12 फीट जो है वो इमेज का डिस्टेंस है। लैंग्वेज पढ़ो, ये वॉल की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लेकिन ये इमेज वॉल U का का है। डिस्टेंस यू भी नहीं है। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट से इमेज हाँ, 12 फीट लैंप से है ना वॉल, b plus u है। मिरर से थोड़ी है। हाँ, b प्लस यू से कहाँ लिखा है? 12 फीट वॉल का डिस्टेंस है फ्रॉम द लैंप। इसी को तो बोलो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। यू और वी जो होते हैं वो तो हमारे मिरर से होते हैं। ठीक है, पॉइंट। मिस्टेक को समझो, सही क्या है बात नहीं, मिस्टेक क्लियर हो गई कि ये यू और वी कुछ नहीं। यस सर। अब एक बात बताओ, रियल इमेज कौन सी मिरर से बनती है, कॉन्वेक्स से या कॉन्केव से? सब्जेक्ट नॉलेज। तो यह एक आंसर आ गया। व्हाट काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रिक्वायर्ड? आंसर इज कॉन्केव, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। और उसकी पोजीशन क्या है? तो एक बार बताइए, कॉन्केव मिरर में रियल इमेज जब बनेगी तो वो जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ बनती है या उसके अपोजिट साइड पर बनती है? अपोजिट। तो इसका मतलब ये होगा
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर है, मतलब लैंड, तो उसकी इमेज भी इसी साइड बन रही है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज काम कर रहा है, लैंग्वेज तो है ही सब्जेक्ट नॉलेज। माइनस इसका मतलब इमेज नीचे होगी, यस सर। और इमेज लैंप के पीछे बनेगी या लैंप से मिरर की तरफ बनेगी, मतलब इस पोर्शन में बनेगी या इस पोर्शन में बनेगी। सर पीछे बनेगी। बड़ी इमेज बन रही है, याद करिए कॉनकेव मिरर में बड़ी इमेज कब बनती है, रियल और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब हाँ, अब ये आपका क्लास 10th का पोर्शन है। अगर ये नहीं याद होगा ना तो फिर आप कहोगे कि यार कैसे होगा मेरा पार्ट। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रखते हो तो उसकी इमेज सेंटर के बाहर बनती है और इससे बड़ी बनती है। और लैंप और इमेज, क्योंकि जो इमेज है वो एक वॉल के ऊपर बन रही है, तो लैंप और उस वॉल के बीच का डिस्टेंस 12 फीट का है, मतलब ये डिस्टेंस आपको 12 फीट दी गई है। इसका मतलब ये होगा कि लैंप जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर वो u डिस्टेंस पे है और उसकी इमेज v डिस्टेंस पे है, तो 12 फीट किस चीज की वैल्यू है? बी माइनस v माइनस u। v माइनस 12। आप जरा ट्राई करके देखो क्या आंसर है इसके बाद। सर -3। क्या आ रहा है सर, -3 में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हो सकता है मिरर का रेडियस क्या है? अब तो सारे आंसर आ रहे हैं इसमें वैसे यार। भाई मैग्निफिकेशन हाँ, मैग्निफिकेशन -5 है और मैग्निफिकेशन -v/u, एक ये रिलेशन दिया आपके साथ। तो -v/u इज -5, तो हम कह सकते हैं कि v = 5। और यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि v - u 12 है, तो क्या u और v नहीं निकाल पाएंगे इसमें? चलो निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। v = 5u और v - u = 12 नहीं निकल पाएंगे अभी v और v। निकाल लेंगे। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? U3 सेंटीमीटर 3 फीट है, 8 आता है सर। u 3 आएगा और v 15 आएगा। Yes, sir. It's U is 3 and V is 3. अब आप मिरर वाली इक्वेशन लगा दो, 1/v + 1/u = 2/r। इससे ये भी निकाल सकते हैं कि r कितना है। सर सर यू पॉजिटिव आ रहा है सर, इक्वेशन से सर जो साइन कन्वेंशन है सर उसका यूज नहीं हो। u पॉजिटिव तो आएगा क्योंकि r डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि ये तो जो v - u = 12 अपना v - u = 12 ये इक्वेशन फ्रॉम ऑप्टिक्स है या एक ज्योमेट्रिकल इक्वेशन? सर ज्योमेट्रिकल इसमें साइन कन्वेंशन को डालेंगे। साइन कन्वेंशन आपको वहां ऐड करना है जहां पर ऑप्टिक्स की इक्वेशन चल रही है। ये तो इक्वेशन सिंपल ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो आप इसमें तो साइन कन्वेंशन लगाएंगे। ओके ओके सर। ठीक है, तो u की वैल्यू 3 और v की वैल्यू 15। अब जब हम ये इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ साइन रखेंगे,
क्योंकि ये ऑप्टिक्स की इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम रखेंगे -3, यहाँ रखेंगे -15, अब बाहर निकाल लेंगे कितना है। चेक कर लो, R जो आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। देखो आ रहा नहीं है। Yes, sir. -5. माइनस तो इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉन्केव मिरर है। बस यार ये इक्वेशन से यूज करना चाहिए, जैसे कि एक और क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा, इस वजह से लिख रहे हैं। चलिए क्या आंसर है? जरूरी है तो दूसरी आ रहा है, तो पहले से दूसरी आ रहा है, यहाँ पूरा एम दिया है इस लैंग्वेज में 2 2 सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। m की वैल्यू 2 है ना यहाँ पर, इसके हिसाब से डबल साइज की इमेज बन रही है। यस सर। यस सर। प्लस की माइनस, इसके बिना आगे बढ़ना ही नहीं आपको। अगर बढ़ा दो तो फिर अपनी अपनी जिम्मेदारी लो यार। मैं बार बार इसी पे फोकस करूंगा, आप साइन जरूर चेक करें। बताओ +2 है कि -2 है? कंसेप्ट याद करो। प्लस मैग्निफिकेशन आती है जब वर्चुअल इमेज होती है, माइनस मैग्निफिकेशन आती है जब वो रियल इमेज होती है। क्या इस लैंग्वेज में कहीं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिससे ये मालूम चल पाए कि यहाँ वर्चुअल इमेज बन रही है कि रियल इमेज बन रही? No, sir. कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास कि ये वर्चुअल है कि रियल है, तो मेरे को क्या पता कि m प्लस है कि माइनस है? तो इसका मतलब m कैन बी +2 और इट कैन बी -2। 2 के सॉल्व करेंगे। हाँ, अब ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, इसके बाद लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज भी साथ में चाहिए। +2 का मतलब वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज कौन सा मिरर बनाता है? देखो एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर मिरर का टाइप नहीं बता रखा है। स्फेरिकल मिरर बोला है, लेकिन ये नहीं बोला कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। मैग्निफिकेशन से टेस्ट करना होगा। तो f क्या रखे यहाँ पर? f मुझे पता है कि f बराबर हाफ ऑफ द रेडियस 40 है, तो 20। अब इसके आगे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? क्योंकि ये तो प्लस। बताया नहीं कॉनकेव कॉन्वेक्स, स्फेरिकल बोला है खाली। अब हमको यहाँ पर फिजिक्स आनी चाहिए। फिजिक्स क्या होनी चाहिए? प्लस मतलब वर्चुअल। वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज कौन सी मिरर बनाता है भाई? कॉन्वेक्स। सोच के देखो, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज कौन सी मिरर बनाता है? कॉन्केव।
कॉनकेव। हमारे हाँ बाइक और स्कूटी का साइड मिरर कैसा होता है? कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है? कॉनकेव। और उसमें छोटी इमेजेस दिखती हैं आपको या बड़ी? मतलब जितना बड़ा ट्रक पीछे आया होगा उतना ही बड़ा दिखता है? सर डिमिनिश्ड दिखती है। छोटी दिखती डिमिनिश दिखो, वो कॉन्वेक्स एक्चुअली। कॉनकेव सेविंग मिरर्स में लगाते हो जो बड़े बड़े दिखाते हैं, मतलब एक एक बाल दिखे इसमें। यस तो +2 का मतलब हुआ वर्चुअल, 2 का मतलब मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पर फिजिक्स पता होनी चाहिए ना कि वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज यार कॉनकेव में बनती है, कॉन्वेक्स में नहीं बनती। तो अगर ये कॉनकेव में बन रही है तो फोकल लेंथ माइनस होगा। और -2 का मतलब, -2 का मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही, रियल बन रही, वो भी कॉनकेव से बनती है। तो इसका मतलब f बराबर -2 -20 सॉरी। कभी भी आप पढ़ के देखना कॉन्वेक्स मिरर बड़ी इमेज कहां बनाती है। कहीं पढ़ा है तुमको? किताब उठा के देखो, अच्छा अपने क्लास 10th की बुक उठा लेना, कहीं आपको बताया गया है कि कॉन्वेक्स मिरर से बड़ी इमेज भी बन सकती है? नहीं होता यार, उसमें चेक कर लेना। और रे डायग्राम से भी देख सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? कॉन्वेक्स मिरर, एक ऑब्जेक्ट रखो यहाँ पर, कैसा रे डायग्राम बनेगा? एक रे पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट हो गई, बैक साइड एक्सटेंड करने पर फोकस पे गई। एक रे पोल पर आई और पोल से रिफ्लेक्ट हो गई, ये बैक साइड एक्सटेंड करने पर यहाँ आई, यहाँ पर इमेज बन गई। इमेज छोटी ही बनेगी हमेशा, कोई भी आप कंसीडर कर लो, इमेज हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। तो ये इट कैन नॉट बी कॉन्वेक्स, इट इज ऑलवेज कॉन्केव। अब बताओ आंसर क्या बनेगा? अब ये वाला फॉर्मूला है m बराबर f/f-u, यानी कि +2 इक्वल टू -20 अपॉन -20 -u, एक आंसर। और इससे एक आंसर आएगा, -2 बराबर -20 अपॉन -20 -u। दो आंसर्स आएंगे, दो पॉसिबल आंसर्स आएंगे इस क्वेश्चन में। कितने कितने आ रहे हैं बताओ? -10 और -30. -10 -35। यस राइट। एक और प्रॉब्लम, चलिए अब बताइए। इमेज ऑफ हाफ साइज m क्या हुआ? 1/2। प्लस या माइनस? फिर वही कैसा है, प्लस माइनस? दोनों. हाँ, तो इट कैन बी +½ और इट कैन बी -½ ऑल्सो। बट नेचर ऑफ इमेज तो क्वेश्चन में बोला नहीं। +½ मतलब वर्चुअल और हाफ मतलब डिमिनिश्ड। वर्चुअल डिमिनिश्ड, कौन सी मिरर में ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बने और डिमिनिश्ड बने? कॉन्वेक्स। Convex. तो f+20 रखें। -½ का मतलब डिमिनिश्ड है बट रियल है। रियल और डिमिनिश्ड कॉनकेव से बनती है।
f माइनस 20 रखना है। इसके बाद फिर यही वाली इक्वेशन लगाओ, m बराबर f अपॉन f माइनस u। तो एक आंसर यहाँ से आएगा, एक आंसर यहाँ से आएगा। ठीक है भाई। यस सर। आगे इतना ही है यार। देखो आपको हम टेंशन नहीं देना चाह रहे, बट ये रियलाइज करना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन आसान होते हैं अगर हम थोड़ा बेसिक्स के ऊपर चले अपने। अब आओ यार, एक पॉइंट है कि जो एक स्पेशल केस की बात करें अगर, हमें ना एक ग्राफ प्लॉट करना है। हमें एक ग्राफ ये प्लॉट करना है कि मैग्निफिकेशन का और डिस्टेंस u का कैसा ग्राफ बनेगा। सॉरी एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। ग्राफ के पहले एक पार्ट रह गया। ये जितने भी हमने मैग्निफिकेशन पढ़े हैं वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली रखा गया है। इसको बोला गया है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट भी कई तरीके के हो सकते हैं, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए हमने एक 2 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट लिया। अब 2 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो मान लो हमने एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट लिया या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट लिया और उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया। और सेंटर ऑफ दैट रेक्टेंगल इज ऑन द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, जिसका रेडियस कुछ 40 सेंटीमीटर का लेते फिर से। एंड द सेंटर ऑफ रेक्टेंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। रेक्टेंगल की जो डायमेंशन हैं उसमें ये वाली डायमेंशन मान लीजिए 4 मिलीमीटर की है और ये वाली डायमेंशन 2 मिलीमीटर की है। जो रेक्टेंगल का प्लेन है, अब देखो यहाँ पर यही होता है, हम लोग, मैं तुमको इंफॉर्मेशन आसान करके समझा दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो रेक्टेंगल है उसका प्लेन ऑफ रेक्टेंगल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मिरर। प्लेन ऑफ दिस रेक्टेंगल इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मिरर। मतलब कि अगर मिरर की एक्सिस, अगर मिरर एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये लाइन एक्स है, तो इसका मतलब ये वाईजेड प्लेन पर रखा जा रहा है। What will be the area of image of this rectangle? Area of image of this rectangle. तो इस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब है? दैट प्लेन ऑफ रेक्टेंगल इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, क्या कोई इसकी रेलेवेंस है हमारे लिए? जबकि ये जानना है आपको कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो, और तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यस सर। समझ पा रहे हो? वो हो गया कंसेप्ट और ये हो गया लैंग्वेज, दोनों को आपस में मिलाना है। क्या इस इंफॉर्मेशन से ये कह सकते हैं कि भाई जो रेक्टेंगल है उसकी दोनों डायमेंशंस, इनफैक्ट चारों साइड्स, रेक्टेंगल की जो चारों साइड्स है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है? यस यस बिकॉज रेक्टेंगल वाईजेड प्लेन पे है, रेक्टेंगल इज इन द वाईजेड प्लेन और ये लाइन एक्स है। तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सब के सब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यानी इन सब के लिए कौन सा मैग्निफिकेशन यूज होगा? लीनियर में भी कौन सा, ट्रांसवर्स वाला या लॉन्गिट्यूडनल वाला? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स।
कितना होगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, क्योंकि ये सब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशंस हैं, तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे f अपॉन f माइनस टी। f कितना, 40 सेंटीमीटर रेडियस, तो फोकल लेंथ हुई 20, बट ये -20 क्योंकि कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ -20 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर -30, इसका मतलब मैग्निफिकेशन हुआ -20 और प्लस मतलब -3 आई थिंक। नहीं, -2 -2 यस सर। मैग्निफिकेशन इज -2। अब हमें इसको समझना होगा ना, माइनस मैग्निफिकेशन क्यों बन रहा है, क्या मतलब हुआ इस माइनस का। अच्छा, एक और चीज, इमेज की लोकेशन निकालने के लिए हम मिरर इक्वेशन लगाएंगे, तो 1/v प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 इज 2 रेडियस। इससे जब हम v निकालेंगे तो v की वैल्यू -60 आएगी। अब हमें इसका सिर्फ समझना है क्या करना है। 60 सेंटीमीटर पर इमेज और माइनस मतलब लेफ्ट, और मैग्निफिकेशन के माइनस का मतलब इन्वर्टेड। तो इसके पोल से 60 सेंटीमीटर पीछे जाओ, इमेज बनानी है, बट वो इन्वर्टेड इमेज होगी। अब इसका क्या मतलब है इन्वर्टेड इमेज का। सर ए की जगह बी की जगह नहीं, अब ध्यान से सुनना, इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब होता है कि जो चीजें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ जाएगी, मतलब फ्लिप कर जाएंगे, ऊपर वाली चीज नीचे, लेफ्ट वाली राइट। यस सर। तो ध्यान से सुनो, सभी की सभी साइड्स इन्वर्ट होंगी ना। यस सर। तो ए और बी के पॉइंट्स बदल जाएंगे। इन्वर्टेड होने पर ए वाले की इमेज नीचे बनेगी, बी वाले की इमेज ऊपर बनेगी। साथ में इस डायमेंशन में भी तो इन्वर्ट करोगे आप इसको। यस सर। इन्वर्टेड इमेज किसी एक डायमेंशन में थोड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हमारा वाई एक्सिस है और अंदर की तरफ जेड एक्सिस है मान लो, तो इमेज विल बी इन्वर्टेड ऑन द वाई एक्सिस एज वेल एज ऑन द जेड एक्सिस। तो पॉइंट ए का इन्वर्जन वाई एक्सिस पे जब होगा तो वो नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन पॉइंट ए का एक और इन्वर्जन जेड एक्सिस पर भी होगा। यानी कि जब इसकी इमेज ड्रॉ की जाएगी, पॉइंट ए यहां कहीं पर इमेज बनेगी, टॉप गोज टू बॉटम एंड बैक साइड गोज टू द फ्रंट साइड। बी बॉटम पे था, टॉप पर गया, और टॉप पर जाने के बाद फ्रंट पे आ गया, यानी यहां पर भी है। सी इज एट बॉटम, इन्वर्ट हुआ टॉप पॉइंट पर, एक और इन्वर्जन हुआ, अंदर चला गया। इस तरीके से इमेज बनेगी। यस सर। और मैग्निफिकेशन -2, तो माइनस का मतलब इन्वर्जन, 2 का मतलब डबल साइज की होगी। तो जो 4 मिलीमीटर की साइड थी वो 8 मिलीमीटर हो गई, जो 2 मिलीमीटर की साइड थी वो 4 मिलीमीटर हो गई। कितना एरिया हुआ इसके अंदर, 4 और 8 मतलब 32 मिलीमीटर स्क्वायर। और ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एरिया था, 4 and 2, एरिया इनसाइड ऑब्जेक्ट 8। तो एरिया में कितने टाइम्स का मैग्निफिकेशन आ रहा है, मतलब एरिया कितने टाइम्स बढ़ा, 4। उसको बोलेंगे एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 4 एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट।
यानी कि जो एरियल मैग्निफिकेशन है ये एक्चुअल में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है, because magnification minus 2p square of that will be 4, that is called aerial magnification. अब प्रॉब्लम जब आएंगे हमारे सामने तो ज्योमेट्रिकल शेप कुछ और हो सकती है, हमने रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया, उसका सर्किल का एग्जांपल आ जाए, ट्रायंगल का एग्जांपल आ जाए। कंडीशन क्या कॉमन है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट का प्लेन और प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर हो, प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, in that case aerial magnification will be m square, मतलब इमेज का एरिया ऑब्जेक्ट के एरिया से m स्क्वायर टाइम्स ज्यादा है। यस सर। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल सुन लेते हैं। हमने मान लो यहाँ पर एक सर्किल बनाया, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज वही पुट करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन टाइम सेव करने के लिए। 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एक सर्किल बनाया और इस सर्किल का रेडियस 2 मिलीमीटर का है और सर्किल का प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये तो ऑब्वियस है कि सर्किल की इमेज सर्किल ही बनेगी, सर्किल की इमेज कोई और ज्योमेट्री तो बन नहीं जाएगी, यस सर, है ना। और वही सबको डेटा सेम है तो 60 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर पे जो सर्किल रखा जा रहा है इसकी इमेज जो होगी वो मिरर से 60 सेंटीमीटर पे आएगी। उसका रेडियस कितने टाइम्स ज्यादा होगा? सब कुछ पुराना डेटा है, रेडियस कितने टाइम्स ज्यादा होगा? 2 टाइम्स। तो अगर ये 2 मिलीमीटर का रेडियस है तो यहाँ पर 4 मिलीमीटर रेडियस आ जाएगी। बट एक चीज होगी, अगर इस सर्किल में वही चीज कि जो यहाँ वाला पॉइंट होगा उसकी इमेज नीचे बनेगी और जो अंदर वाले पॉइंट्स होंगे उनकी इमेज फ्रंट साइड पर आ जाएगी, मतलब इन्वर्जन हो जाएंगे इसके, क्योंकि नेगेटिव मैग्निफिकेशन आएगी। यस सर, चलिए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस में कैसे जाएंगे? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस कैसे निकालते हैं? ये तो सब ट्रांसवर्स हो गए, लॉन्गिट्यूडनल कैसे निकालते हैं? मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कब होता है? तब जब आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा। तो मान लीजिए हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द एक्सिस रखा है, ऑब्जेक्ट पैरेलल टू एक्सिस, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। ऑब्जेक्ट का जो ए वाला पॉइंट है वो पोल से, इसके पोल से मान लिया जाए 30 सेंटीमीटर पे, और बी वाला पॉइंट इसके पोल से, या इसको 25 मान लेते हैं, और बी वाला पॉइंट 30 सेंटीमीटर पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है। बताइए इसकी इमेज कितने साइज की होगी और इसमें मैग्निफिकेशन कितना होगा? फाइंड मैग्निफिकेशन। क्या नहीं करना, पहले क्या नहीं करना इस क्वेश्चन में? ठीक है, क्या नहीं करना? m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये गलत, क्योंकि ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स तरीके से रखा जाए। तो ये गलत मेथड है, इससे तो आंसर नहीं आएगा।
बट ये जो डेफिनेशन है कि दैट m बराबर साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये यूनिवर्सल है, डेफिनेशन तो बदल नहीं सकती बार बार। ये काम नहीं करेंगे, पहले बता रहे हैं आपको। अब क्या करना है वो देखिए। ऐसे केसेस में जब लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट हो तो हम उसके पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों की सेपरेटली इमेजेस फाइंड करेंगे। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा हो तो उसके ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों की अलग अलग इमेज लोकेशन फाइंड करेंगे बाय द मिरर इक्वेशन। मतलब हम पहले पॉइंट ए की इमेज निकालेंगे। कैसे? इमेज ऑफ पॉइंट ए पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए। 1/v प्लस 1 पॉइंट ए 25 सेंटीमीटर पे तो इसका यू रखेंगे -25, 2 बाई रेडियस 40 -40, इससे हम v कैलकुलेट कर लेंगे कितना है। मेरे ख्याल से -100 आएगा। यस सर, -100। उसके बाद हम इमेज ऑफ बी निकालेंगे। लॉन्गिट्यूडनल में तरीका यही होगा। लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट्स के लिए उसके एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट की इमेज अलग अलग फाइंड करो बी की इमेज। तो फिर यही फॉर्मूला 1/v प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बी 30 सेंटीमीटर -30 इज 2/ -40। इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे v आएगा -60। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए की जो इमेज होगी वो 100 सेंटीमीटर पे होगी फ्रॉम द पोल इधर की तरफ। तो हमने यहां कहीं पर पॉइंट ए की इमेज बनाई 100 सेंटीमीटर पे, और पॉइंट बी की इमेज 60 सेंटीमीटर पे होगी। तो यहां से 60 सेंटीमीटर पर बी की इमेज बनेगी। तो इसका मतलब बाकी के पॉइंट्स की इमेज इनके बीच में ही बनेगी। तो ये हम कहेंगे कि ये इमेज ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज बनी। तो इमेज कितने साइज की हुई यहाँ पर? 100 सेंटीमीटर पर ये इमेज है और 60 सेंटीमीटर पर ये, और इमेज साइज 40 है। अब आप डेफिनेशन लगाओगे तो मैग्निफिकेशन बराबर इमेज का साइज 40 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? 5 ये 25 और ये 30, 5, यानी मैग्निफिकेशन 8। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन के तरीके से करना पड़ेगा। अब ये +8 का मैग्निफिकेशन है या -8 का मैग्निफिकेशन, मतलब कि तो ऑब्जेक्ट वाले में ए बी के राइट साइड पर है, बी के राइट साइड ए है, लेकिन जब इमेज बनी तो बी की लेफ्ट साइड पर ए की इमेज बन रही है इन्वर्टेड। सो हमारा आंसर क्या होगा? -8। ये इन्वर्टेड इमेज है, ये लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन हो गया। राइट इज ऑन द लेफ्ट एंड द लेफ्ट इज ऑन द राइट। ट्रांसवर्स का तो फॉर्मूला है, फिर बोल रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मूला नहीं है, उसका प्रोसेस है। पॉइंट ए की इमेज निकालेंगे, पॉइंट बी की इमेज निकालेंगे, दोनों के इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, वो साइज ऑफ इमेज होगा। साइज ऑफ इमेज को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे, डेफिनेशन का यूज करते हुए मैग्निफिकेशन की वैल्यू बता देंगे। ठीक है जी बच्चा? यस ठीक है, तो मैग्निफिकेशन वाला पोर्शन भी थ्योरेटिकली खत्म हो गया। आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं।